गुड इवनिंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने मेडिकल फैसिलिटी बता दी थी परक्यूजिट में। आज बताने चल रहे हैं सबसे पहले रेंट फ्री एकोमोडेशन। जब आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और आपको कोई मकान रहने के लिए दिया गया है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो आपके लिए फैसिलिटी हो गई। अब उस फैसिलिटी की मॉनेटरी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? ठीक है, छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे परक्यूजिट से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। जैसे इस बार एजुकेशन फैसिलिटी का क्वेश्चन पूछा था, कार का क्वेश्चन पूछा था, रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एम्प्लॉयज को दो पार्ट में बांटो, गवर्नमेंट और दूसरा अदर। ठीक है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो एकोमोडेशन है कैसे डिटरमाइन किया जाता है? तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स, जो गवर्नमेंट का रूल होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। प्लस अगर फर्नीचर साथ में प्रोवाइड कर दे रहे हैं तो 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, अगर फर्नीचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो। और अगर फर्नीचर रेंट पे लेकर पे कर मतलब दे रहे हैं यूज करने के लिए, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, और इस एकोमोडेशन के बदले में अगर कोई पैसा एम्प्लॉय से चार्ज किया जाता है तो उसको हम माइनस कर देंगे, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। अब जो वैल्यू आएगी वही रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू होगी, जो कि सैलरी में जोड़ी जाएगी अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब। ठीक है, फिर आ जाते हैं अदर के केस में, अदर एम्प्लॉय के केस में। अदर के केस में क्या होता है भाई? तो यहां पे अदर के केस में दो केस बनते हैं। पहला केस एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मतलब जहां पे आपको एकोमोडेशन दिया जा रहा है वो एम्प्लॉयर का खुद का है, या एकोमोडेशन हायर या किराए पर लिया गया है बाय एम्प्लॉयर। किसके द्वारा? एम्प्लॉयर के द्वारा। अगर खुद का है तब कैसे करेंगे? अगर किराए पे लिया गया है तब कैसे करेंगे? तो खुद का है तब देखेंगे कि शहर की पॉपुलेशन कितनी है। पॉपुलेशन एक्सीड 25 lakhs तो 15% ऑफ सैलरी। लेस देन 25 lakh, मोर देन 10 lakh, 10% ऑफ सैलरी। लेस देन 10 lakh, 7.5% ऑफ सैलरी। सर अगर किराए पर लिया गया है तब, तो यहां पे दो चीजें होंगी। एक मिनट, कलर चेंज कर लूं। 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड, जो एम्प्लॉयर पेड कर रहा है, विच एवर इज लेस। ठीक है, अब देखो दोनों केस में नोट नंबर 1, सैलरी बराबर लिख लो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, सैलरी बराबर लिखो
बेसिक पे सैलरी बराबर बेसिक पे प्लस डीए प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल अलाउंस। डीए फॉर आरबी वाला ही लेंगे, सिंपल वाला डीए नहीं लेंगे। लास्ट क्लास में हमने डीए फॉर आरबी की डिटेल बताई थी। दूसरा नोट, नोट नंबर 2, इफ फर्नीचर प्रोवाइड देन 10% कॉस्ट और हायर चार्जेस। अगर किराया पे लेकर दे रहा है फर्नीचर तो जो हायर चार्जेस हैं उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, एनी अमाउंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय, अगर कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय से चार्ज किया जाता है इस रहने वाले मकान की फैसिलिटी के बदले में, इज डिडक्ट, उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हेडिंग डाली, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन अ होटल। Accommodation provided in a hotel. इन अ होटल, इन अ मत करिए, इन होटल कर दीजिए। यहां लिखिए केस नंबर 1, इन केस ऑफ ट्रांसफर। अगर ट्रांसफर का केस है तो अप टू 15 डेज, 15 दिन तक निल, कोई चार्ज टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, अदर केस, अगर ट्रांसफर का केस नहीं कोई अदर केस है तब 24% ऑफ सैलरी और रेंट पेड या अमाउंट पेड फॉर होटल विच एवर इज लेस। ठीक है,
नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। कार ओन और hired by employer। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे कार किसकी है, एम्प्लॉयर की है। एम्प्लॉयर की खुद की है या उसने किराए पे लिया है। तो यहां पे हम तीन चीजें देखेंगे कि आप उसको किस यूज में लाते हो। पहला, फुली ऑफिशियल, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वर्क के लिए। यहां लिख लीजिए निल, आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। डॉक्यूमेंट मेंटेन्ड, आपको डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक, फिर उसके बाद फुली पर्सनल, घरेलू कामकाज के लिए ही आपको कार एम्प्लॉयर ने दिया, लेकिन आप उसका ऑफिशियल यूज नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ घरेलू कामकाज में यूज करते हो। एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग प्लस रेमोनेरेशन ऑफ चॉफर या ड्राइवर प्लस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% और हायर चार्जेस। अगर ओन नहीं किराया लिया है तो जो हायर चार्जेस होगा वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल वैल्यू यहां लिख लो। ठीक है, तीसरा केस, पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल। पार्टली ऑफिशियल, पार्टली पर्सनल। तो यहां पे दो चीजें देखो, पहला रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस पेड बाय एम्प्लॉयर। कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर। फिर देखेंगे स्मॉल कार है या लार्ज कार। अगर स्मॉल कार है तो 1800 रुपए पर मंथ। स्मॉल कार का मतलब है लेस देन 1.6 सीसी और लार्ज कार का मतलब है अबव 1.6 सीसी। सीसी मतलब क्यूबिक सिलेंडर। लार्ज कार है तो 2400 रुपए पर मंथ। ठीक है, रनिंग एंड मेंटेनेंस पेड बाय एम्प्लॉय। कौन पेड कर रहा है, एम्प्लॉय। फिर यहां पे दो केस, लार्ज या स्मॉल। लार्ज के केस में 900 रुपए पर मंथ, स्मॉल के केस में 600 रुपए पर मंथ। नोट लिख लो, इफ ड्राइवर प्रोवाइडेड then 900 रुपए पर मंथ इन बोथ केस। then 900 रुपए पर मंथ इन बोथ केस। ठीक है, फिर यहां पे हेडिंग डाल लो, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय। अब उसके नीचे लिखना है, तो पहले ये हम वाइप करेंगे तब उसके बाद बताएंगे। कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय।
अब ब्रैकेट में लिख लेना एक्सपेंस बोर्न बाय एम्प्लॉयर, एक्सपेंस बोर्न बाय एम्प्लॉयर, यानी कार एम्प्लॉय की है लेकिन खर्चा एम्प्लॉयर पे कर रहा है। चलिए देखिए 3 केस यहां बनता है। पहला फुली पर्सनल, तो यहां क्या हो जाएगा नील, और ब्रैकेट में डॉक्यूमेंट क्या करना पड़ेगा मेंटेन। दूसरा सॉरी ऑफिशियल, फुली पर्सनल, तो जितना अमाउंट रिम्बर्स करेगा यानी जितना अमाउंट एम्प्लॉयर आपको देगा, ठीक है, रिम्बर्स्ड, वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। और तीसरा केस क्या बनता है पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली exempt। स्मॉल कार लार्ज कार, अमाउंट reimbursed यहां पे भी सेम चीज लिख लो अमाउंट reimbursed, ठीक है, माइनस स्मॉल कार के केस में 1800 रुपए पर मंथ और लार्ज कार के केस में 24 रुपए पर मंथ। और क्या माइनस करोगे कब, ये किस चीज के लिए, ड्राइवर अगर दिया गया है तो जो वैल्यू आएगी वो परक्यूजिट वैल्यू होगी यानी टैक्सेबल वैल्यू इसको बोलेंगे, ठीक है। फिर एक और केस बनता है कि सर अगर एक से ज्यादा कार दे दी जाए तो आप उसमें लिख लीजिए इफ मोर देन वन कार प्रोवाइडेड, इफ मोर देन वन कार प्रोवाइडेड देन वन कार फॉर बोथ यूज, मतलब एक कार को आप मान लेंगे कि दोनों यूज में है, ऑफिशियल और पर्सनल दोनों में है, पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जाम नहीं सॉरी, पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल, ये लिखना था, मिक्स्ड कह सकते हैं सिंपल एक लैंग्वेज में मिक्स्ड यूज। हाँ इफ मोर देन वन कार प्रोवाइडेड तो उसमें हम क्या करेंगे ट्रीट वन कार फॉर बोथ एंड अदर्स एज पर्सनल, एक कार को आप मान लेंगे कि सारी चीजों के लिए है और बाकी कारों को क्या मान लेंगे कि पर्सनल। नेक्स्ट हेडिंग डालिए फ्री गैस इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, फ्री गैस इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, फ्री गैस इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, मेड बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर खुद बनाता है जैसे एनटीपीसी है यूपीपीसीएल है या मान के चलो जल निगम है, ये खुद बना रहे हैं यानी ये इसमें इस रिसोर्स में अवेलेबल है और अपने एम्प्लॉयज को फ्री में दे रहे हैं ये चीज,
तो आपके लिए टैक्सेबल क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। अगर आपको फ्री में मिलता है तो, जैसे बिजली फ्री में मिलती है तो आपके लिए टैक्सेबल जब सैलरी निकालेंगे तो कितना लेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। और अगर टेकन फ्रॉम एजेंसी, किसी एजेंसी से लेकर आपको दे रहा है तब क्या टैक्सेबल होगा, तो जो अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, जो अमाउंट पेड एम्प्लॉयर का था। अब दोनों केस में माइनस होगा, एनी अमाउंट, अगर किसी भी तरह का अमाउंट चार्ज किया जाता है, चार्ज बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से चार्ज किया जाता है तो उसको माइनस करेंगे। दोनों केस में जो वैल्यू आएगी वो टैक्सेबल वैल्यू होगी, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एजुकेशन फैसिलिटी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और अदर इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो, जैसे मान लो आदित्य बिरला ग्रुप का है, ठीक है, उनका स्कूल है, या ऐसे समझो कि जैसे एनटीपीसी ऊंचाहार है, तो एनटीपीसी ऊंचाहार में मान के चलो कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एनटीपीसी का खुद का है, विद इन टाउनशिप, टाउनशिप यानी कि कैंपस के अंदर एनटीपीसी के खुद का है, और वहां पे आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाता क्योंकि कंपनी उसका पेमेंट करती है, तो आपके लिए टैक्सेबल तो होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो इफको है, इफको फूलपुर में एक फैक्ट्री है, उसके अंदर जो स्कूल है वो केंद्रीय विद्यालय है, यानी कि कैंपस के किसके कैंपस में, फैक्ट्री इफको के, लेकिन मेंटेन कौन करता है, कोई दूसरा। तो इस केस में, यानी दोनों केस में, एम्प्लॉयर का खुद का हो या एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के प्रीमिसेस में और कोई दूसरा उसको मेंटेन करना हो, तो यहाँ पे क्या बनता है, तो यहाँ पे बनता ये है कि केस नंबर 1, cost of education, cost of education if लगा दो, if cost of education does not exceed 1000 per month per child, तो क्या हो जाएगा, nil। केस नंबर 2, cost of education exceed 1000 per month, तब क्या लेंगे, cost of education
in a similar institution in or near locality, आसपास के, अगर 1,000 रुपए ज्यादा होता है तो कैसे टैक्सेबल करेंगे, तो देखेंगे आसपास के सेम टाइप के स्कूल में, सेम बोर्ड टाइप के स्कूल में क्या कॉस्ट चार्ज की जा रही है, नियर द लोकेलिटी। ठीक है। और अगर कोई भी, नोट लिख लीजिए, नोट एनी अमाउंट, इफ एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय इज डिडक्टेड, अगर कोई भी पैसा एम्प्लॉय से चार्ज किया जाएगा तो उसे डिडक्ट कर देंगे, जो वैल्यू बचेगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है। अब यहां पे आ जाइए, एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन अदर इंस्टीट्यूशन, अदर इंस्टीट्यूशन, तो यहां लिख लीजिए वैल्यू इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, यानी कि जो भी खर्चा आपका एम्प्लॉयर उठाएगा वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। या लिख लीजिए द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, वैल्यू नहीं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, वो टैक्सेबल हो जाएगा। हेडिंग डालिए नेक्स्ट, फ्रिंज बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट में जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले लिखिए इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, ऐसा लोन जिसपे एम्प्लॉयर ने आपको दिया है, इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर रहा है या कंसेशन पे दिया है, तो वहां पे केसेस बनते हैं। क्या केस बनते हैं, अमाउंट अप टू ₹20,000, अगर 20,000 रुपए तक का लोन है तो टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगी, निल। फिर लोन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इन रूल 3A, वो मेडिकल ट्रीटमेंट जो रूल 3A में मेंशन है, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स एक्सेट्रा, उसके लिए कोई लोन लिया है, निल। फिर तीसरा केस, अदर लोन लिया है किसी और चीज के लिए, एजुकेशन के लिए, लैंड परचेज करने के लिए, होम लोन, मैरिज लोन, किसी भी तरह का लोन अगर लिया है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सम इक्वल टू द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय एसबीआई। सेम लोन के लिए ये देखेंगे कि एसबीआई क्या चार्ज करता है। जैसे मान के चलो कि आपको होम लोन कंपनी ने दिया है 2% पे, एसबीआई चार्ज करता है 7% पे, तो आपके लिए टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 5%। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फ्री फूड, फ्री फूड, फ्री में खाना मिल रहा है आपको, तो उसमें भी केसेस हैं। टी एंड स्नैक्स कितनी बार भी मिलता है, निल, कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। फ्री फूड, ड्यूरिंग वर्किंग आवर,
इन रिमोट एरिया, लिख लो nil। फ्री फूड, वर्किंग आवर, ड्यूरिंग वर्किंग आवर, इन अदर एरिया, अदर एरिया, या वाउचर वगैरह अगर आपको दे दिया है तब। तो यहाँ पे अमाउंट, आपके खाने का अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, माइनस 50 पर मील, 50 रुपए तक अगर 50 पर मील, या अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, जो वैल्यू आएगी वो टैक्स। 50 रुपए पर मील तक एग्जम्प्ट है। अगर मान लो आपको खाने का वाउचर दिया गया है और वो वाउचर 50 रुपए की कीमत तक का है तो एग्जम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो वाउचर 70 रुपए की कीमत तक का है तो 50 रुपए तक एग्जम्प्ट, 20 रुपए जितना भी, 20 रुपए पर मील आपका टैक्सेबल हो जाएगा। बस इतना इंपॉर्टेंट बहुत है। गिफ्ट, नेक्स्ट गिफ्ट, गिफ्ट के बारे में सुन लो। द वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट और वाउचर और टोकन इन लीव विच सच गिफ्ट मे बी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉई और बाय अ मेंबर ऑफ हिज हाउसहोल्ड on ceremonial occasion or otherwise shall be some equal to the amount of such gift whether gift are given to employee on social and religious occasion like Diwali, Christmas, New Year, anniversary of the organization, etc. Such gift up to 5,000 in the aggregate during the previous year would be exempt। भैया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर गिफ्ट देता है, एम्प्लॉयर किसको दे रहा है? एम्प्लॉय को। किस ओकेजन पे दे रहा है? रिलीजियस ओकेजन, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, ईद, बकरीद, किसी पे भी दे रहा है तो अप टू रुपीज, कितने रुपए तक का? अप टू रुपीज 5,000 तक का। अगर 5,000 के ऊपर है तो जितना ऊपर है वो टैक्सेबल। और सुनो, अगर गिफ्ट काइंड में दिया गया तो कैश में अगर दिया है तो कोई एग्जम्पशन नहीं है, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, याद रखना। कैश या ऐसी कोई चीज जो कैश में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। बाकी कल सैलरी का रिटायरमेंट। थैंक यू क्लास।